हेलो बच्चों, हर दिन मैं नए सेगमेंट के साथ आ रहा हूं ताकि आप लोग की 66वीं जो पीटी की परीक्षा है उसकी तैयारी मुकम्मल हो पाए। शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं, कुछ बातें भी करनी है। पहले मैं उस पर आता हूं। देखिए, पहली बात है, कुछ बच्चे देखते ज़रूर हैं लेकिन आंसर नहीं करते हैं, और इसमें कहीं कोई ये नहीं है बेटा। यहाँ ये एक ऐसा मंच है जहाँ सीखने आते हो आप, और अगर आप गलती करते हो, शायद ये कहता है जो आप गलती करते हो वही ज़्यादा याद रहती है। इसलिए जब आप गलती करेंगे तो वो आप निश्चित रूप से आपको ज़्यादा याद रहेगी और एग्जाम्स में फिर आपको वो सहायता करेगी। इसलिए ज़रूर बनाएं। स्कोर क्या होता है उससे डजन मैटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जितने प्रश्न मैं कर रहा हूँ ये प्रश्न फिर से अगर देख करके फिर से याद करना और फिर से देख कर याद कर लो, ये गलतियाँ दोबारा नहीं हो। ठीक है, तो आप ये इस बात का ध्यान रखें। दूसरा जो है, मैंने कहा था कि जो एक ग्रुप फॉर्म करूँगा, वो ग्रुप फॉर्म आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है, और कई लोग, मैं हमेशा अपेक्षा करता हूँ कि सब लोग इसमें जुड़े। और ये जोड़ने के पीछे रीज़न ये होगा कि केवल मैं ही नहीं, आप लोग भी इसमें कुछ प्रश्न जो आते हैं वो शेयर करें, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, हर दिन सुबह 10 बजे कोशिश करूँगा, उसके पहले 10 बजे के आसपास ही मैं 5 प्रश्न दूंगा। ठीक है, रैंडम 5 क्वेश्चंस किसी भी क्षेत्र से होगा वो आप उसका जवाब आप देंगे, जो प्रतिदिन 10 बजे के आसपास। कभी कभी करंट अफेयर होगा, कभी कुछ होगा, रैंडम होगा। ठीक है, ठीक है। ये हो सकता है, ये नहीं कि मैं प्रतिदिन दे पाऊँ। जिस दिन दूंगा मतलब ये होगा कि मैं लगातार देने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग वार्म अप होते रहें। प्रतिदिन ये तो भी मेरा चलेगा ही, शाम वाला 5 बजे। उसके बाद अगर बीच में कभी हो सकता है कुछ मुझे कार की व्यवस्था की वजह से मैं ना करूँगा, तो ये आप इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। अब हम शुरू करते हैं। और देखिए, ये आंसर देने में बेटा यह ध्यान में रखना कि क्वेश्चंस का नंबरिंग जरूर देना कि पहले का आंसर ये है। ठीक है, और किसी का नाम छूट भी जाता है बोलने में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रहता है, नाम लिखने में किसी का छूट जाता है, तो आप इसको कोई ये नहीं लेंगे कि मेरा नाम कोई विशेष प्रयोजन से छोड़ा गया या कुछ नहीं। ये हमारी जल्दी करने की जो व्यवस्था है वो हो जाती है। जब तक हम उसका नाम लिखते हैं तब तक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो छूट जाता है, तो कोई ये नहीं है, आप इसको किसी प्रकार का अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, और नाम लेना जो है, मेरा बस है तो मैं सबका नाम एक साथ ले लूँ। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर्स की बात करेंगे और नंबरिंग देकर के आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में असत्य कथन चुने। ए, इस नीति का मसौदा के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार किया था। बी, इसके तहत एमफिल करने वाले को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सी, कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। डी, विद्यार्थी कक्षा में 5, 8, 9 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ई। इसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसलिए अधिक आर्थिक सहायता वाली जो है वो गलत, और उसमें असत्य में डी वाला जो ऑप्शन है, जिसमें विद्यार्थी को
3, 5 और 8 क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 में स्कूली परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर है वो होगा ई। आपको पता है ये भी प्रश्न आ सकता है कि इसमें शिक्षा नीति में राज्य और केंद्र मिलकर के शिक्षा पर कितना जीडीपी का खर्च करेंगे, तो वो है 6%। और हमारे यहाँ जो ये नई शिक्षा नीति है इसमें 10+2 की जगह 5+3+3+4 प्रणाली अपनाई जा रही है। आप लोग जानते भी होंगे। और भी कई बातें हैं, मैं धीरे धीरे इसमें देता चलूँगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग, ठीक है, विभिन्न वैक्सीन की वैश्विक मांग का कितना प्रतिशत आपूर्ति करता है, यानी सप्लाई करता है। वैक्सीन की सप्लाई विश्व स्तर पर जितनी मांग है उसका कितना प्रतिशत भारत करता है? ए 28%, बी 40%, सी 45%, डी 50%, ई नन ऑफ दिस, और उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी 50%। भारत 50% मात्रा विश्व की जो वैक्सीन की मांग है उसकी पूर्ति करता है। बहुत बड़ा सेक्टर है। तीसरा, वंशधारा नदी जल विवाद किन 2 राज्यों का विवाद है? ए तमिलनाडु तथा केरल, बी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, डी उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। वंशधारा नदी जो है वो उड़ीसा के कालाहारी जिले के थुआमूल रामपुर जगह है, वहां से निकलती है कालाहांडी से, और आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले में प्रवेश करती है और उसके बाद उससे होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आंध्र प्रदेश द्वारा इस पर नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो नदी जो होगी, जो उड़ीसा में जो होगी, वो शायद वो उसमें पानी का जो मात्रा है वो सूख सकता है, ऐसा उड़ीसा का कहना है। तो ये जो है उसकी आपत्ति है और ये अभी केस चल रहा है। नदी जो ट्रिब्यूनल है उसमें चल रहा है। तो ये विवाद है, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है इस विवाद में। तो 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। चौथा, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ए 3 दिन, बी 7 दिन, सी 14 दिन, डी 21 दिन। ई ऑप्शन नहीं रखा, चलिए ई भी मान लीजिए। छूट गया, समय शुरू होता है। और चौथा का जो सही उत्तर है और वो है सी 14 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? जब आपके शरीर में कोरोना जाता है तो वो जो क्रिएटिव होने में और उसको रोग का लक्षण उभरने में 14 दिन लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, सी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत ने
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के रोम में बैठक में इसे मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसको मान लिया गया और इसको मनाने के लिए 21 मई की तिथि तय की गई। हर वर्ष 21 मई को मनाया जाएगा। पहली बार 21 मई 2020 में इसको मनाया गया है, इसलिए यह आना बहुत लाजमी लगता है। निश्चित रूप से एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, वैसे जान लीजिए कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाई गई है? ए नैनीताल, बी पिथौरागढ़, सी गैरसैंण, डी अल्मोड़ा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। ठीक है, ग्रीष्मकालीन का मतलब क्या होता है? गर्मियों में। और इसका सही उत्तर है गैरसैंण। सी इज द करेक्ट आंसर। गैरसैंण को बहुत बड़ा उनका ये है जिला है, गैरसैंण को बनाया गया उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट, 7वां, BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में किस व्यक्ति का चयन विश्व में सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में किया गया है? ए एमिलकर कैब्रल, बी महाराजा रणजीत सिंह, सी नेल्सन मंडेला, डी मुस्तफा कमाल पाशा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। मैंने नहीं लिखा है, फिर भी मान लें। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है महाराजा रणजीत सिंह जी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरे नंबर पर अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी कैब्रल जो ए का चॉइस है वो दूसरे स्थान पर रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह जी पंजाब, जो आधुनिक पंजाब है, उसको एकजुट रखने और अंग्रेजों को अपने साम्राज्य पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देने के चलते उनको जाना जाता है। बड़े इफिशिएंट थे महाराणा रणजीत सिंह जी। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, WWF इंडिया के पर्यावरण वर्ल्ड वाइड फंड है, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए PV संधू, बी साइना नेहवाल, सी विश्वनाथन आनंद, डी सुरेश रैना, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है, इसका मुख्यालय जो है इस संस्था का स्विट्जरलैंड में है। ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है उसको चलाती है। ये 1976 से ही चला रही है इस कार्यक्रम को। इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद बनाए गए हैं, चेस प्लेयर। ठीक है, 9, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? ए अशोक लवासा, बी सुधीर भार्गव, सी विमल जुल्का, डी अनुराग श्रीवास्तव, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है विमल जुल्का। सी इज द करेक्ट आंसर। अशोक लवासा जो है वो भी ध्यान में रखना है, उनको ADB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और सुधीर भार्गव जो थे इसके पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, पूर्व हो गए। और अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां,
भारत निम्न में से किसका आयोजक स्थल होगा? मतलब यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। ए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021। बी, आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप T20 2022। सी, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2021। डी, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, इसमें से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 यानी ए चॉइस, और आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप T20 2022 बी चॉइस। ये दोनों सही है, दोनों भारत में होने वाला है। और सी जो है आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2021, ये न्यूजीलैंड में होने वाला है। ये 12वां आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप ये जो है 22वां होगा, जो कि 2022 में होगा। ये है कतर में होगा, कतर में। और जो 23वां होगा 2026 में, वो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए ने मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए 23वां 2026 में होने वाला। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिया। नेक्स्ट 11वां, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 की विजेता टीम किस देश की थी? ठीक है, ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी इंग्लैंड, ई इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ था फाइनल मैच। भारत उप विजेता रही थी। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया की रही बैथ मूनी, 259 रन उन्होंने सबसे अधिक बनाया। और सर्वाधिक विकेट लेने का जो मेगन शट को मिला 13 विकेट उन्होंने लिया मेगन शट। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न, डोगरा वंश के संस्थापक कौन थे? ए महाराजा हरि सिंह, बी महाराजा गुलाब सिंह, सी महाराजा अजित सिंह, डी महाराजा राम सिंह, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है महाराजा गुलाब सिंह। डोगरा वंश के संस्थापक थे। 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले सम्राट बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि की थी उन्होंने। 1947 के समय महाराजा हरि सिंह थे। ठीक है, ये अंतिम डोगरा सम्राट थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर का विलय किया था। महाराजा गुलाब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी संवैधानिक चेंजेस भी आया और महाराजा गुलाब सिंह को सरकार जो है थोड़ा प्राथमिकता दे रही है उनके नाम की, और कोशिश कर रही है वहाँ के कई चीज़ों जगह के नाम का परिवर्तन करने की, और वहाँ गुलाब सिंह के नाम पे, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पे रखने की। ठीक है, अब हम आए 13वें प्रश्न पे। मुगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए लद्दाख के लेह क्षेत्र, बी बोध गया के मुचलिंद सरोवर के निकट, सी पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, डी नेपाल के लुम्बिनी ग्राम के समीप, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर जिला। ये 6वीं से 12वीं शताब्दी में जब ये के बीच की बात है, ये ह्वेनसांग जो है जो 7वीं शताब्दी में यहाँ आया था, उसने भी ये चर्चा की है कि ताम्रलिप्ति की जो चर्चा की कि ताम्रलिप्ति में
जो है बौद्ध धर्म का ये उन्होंने बताया था इस बात का अपने लेख में। और ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ के तख्तियों पर लिखे हुए हैं, अभिलेख में मिले हैं, ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। यहाँ यज्ञ का स्थान भी मिला है, ये मुगलमारी, ठीक है, मेदिनीपुर जिला। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आए 14वें प्रश्न पर। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल, ने किस ऐतिहासिक मंदिर को सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से संचालित करने की योजना शुरू की है? ठीक है, ए कोणार्क सूर्य मंदिर, बी काशी विश्वनाथ मंदिर, सी सोमनाथ मंदिर, डी बृहदेश्वर मंदिर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। ये मैथोलॉजिकल कहता है कि ये कृष्ण के पुत्र शाम ने इसको निर्मित करवाया था, लेकिन वास्तव में अगर शासक के रूप में देखें, वही हमको याद भी रखना है, वो है गंग शासक। गंग जो वंश था उसके शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का। और इसमें अब रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने जो है सौर ऊर्जा से, सोलर पैनल से पूरी मंदिर को संचालित करने की योजना जो है वो काम शुरू हो चुका है, लगभग पूर्ण भी हो चुका है। 15वां प्रश्न। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस तिथि को की गई? ए 20 जून 2020, बी 12 मई 2020, सी 1 जून 2020, डी 15 मई 2020, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए 20 जून 2020। ध्यान में रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना, ये सब लॉकडाउन पीरियड में है, डेट याद रखना है। देखिए इसमें मैंने बी जो चॉइस दिया है 12 मई 2020, ये कौन सा योजना है? आत्मनिर्भर भारत योजना। ये 12 मई को शुरू हुई। और 1 जून 2020 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये 1 जून को शुरू की गई। ये तीनों तिथि आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रोत्साहन पैकेज के रूप में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? ठीक है, 16। ए 10 लाख करोड़ रुपया, बी 20 लाख करोड़ रुपया, सी 25 लाख करोड़ रुपया, डी 30 लाख करोड़ रुपया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी 20 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, ये ध्यान में रखिए, ये कोई अलग से नहीं है। आप ये सोचें कि 20 लाख करोड़ रुपया ये बजटीय प्रावधान से अलग है, तो ये नहीं है। जान लीजिए, ये अलग से पैसे नहीं डाले गए। जो इस बार के बजट के प्रावधान थे विभिन्न विभागों के, उसी विभागों के प्रावधानों में से जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उनके पैसे जो है इसमें काट के एक 20 लाख करोड़ रुपया डाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई 20 लाख करोड़ अलग से बजट के प्रावधान के अतिरिक्त है ये। ठीक है, नेक्स्ट। कारोबारी सुगमता सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? देखिए, ये ईज फॉर डूइंग बिजनेस वाला जो है सूचकांक है, उसमें भारत का कौन सा स्थान दिया गया? ये 2020 में आंकड़े आए हैं, 2019 के अनुसार 2020 में आंकड़े आते हैं। तो ये हो ए 63वां, बी 77वां, सी 79 और डी
83वां 83 इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सा स्थान भारत को प्राप्त? और इसका सही उत्तर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, 63। ठीक है, इसके पहले यानी कि एक वर्ष पहले भारत को 77वां स्थान प्राप्त था, 77 प्राप्त था, अभी 63वां हो गया है। और अगर स्कोर के रूप में देखें तो हम लोगों ने 71 स्कोर प्राप्त किया। ठीक है, 190 देशों की सूची में 63वां, यानी इस क्षेत्र में हम लोग जो ईज करना है, लाइसेंसिंग व्यवस्था जो हमारी और कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोगों ने बहुत हल्का किया है। पेपर पर जो लेने होते हैं नो डूइज और तमाम चीज़ें, उन सब में भी हम लोगों ने बहुत कम किया है। और सरकार ने बहुत ईज किया है कि आप आ करके हम लोग के यहाँ कारोबार कर सकें, ताकि भारत में जो है भारत निर्माण योजना और तमाम जो स्टार्टअप योजना है इन सबको गति मिल सके। ठीक है, अब आते हैं 18वें प्रश्न पर। ब्रू शरणार्थी संकट किन दो राज्यों के बीच का विवाद है? ठीक है, ए त्रिपुरा मिजोरम, बी मिजोरम नागालैंड, सी त्रिपुरा नागालैंड, डी असम और त्रिपुरा, ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए त्रिपुरा और मिजोरम। 16 जनवरी 2020 को ये चार जो है के बीच में समझौता हुआ, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो जनजाति की अपनी मांगे हैं रखने वाला है, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट और केंद्र सरकार, इनके बीच में समझौता हुआ है। मिजोरम के जो मिजो समुदाय के लोग हैं वो ब्रू जनजाति के लोगों को बाहरी और विदेशी मानते हैं और उसको कहते हैं यहाँ से नहीं आपको रहना है। इसके लेकर के विवाद है। तो इसको हम लोगों ने केंद्र सरकार ने इसको सुलझाया है और मिजोरम में ही उनको बसाने की बात की है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच का ब्रू शरणार्थी संकट, ए इज द करेक्ट आंसर। 19वां, जेनोबोट्स क्या है? ए जेनेटिक्स तकनीक पर बनाया गया एक अत्याधुनिक जैविक नाव, बी एक जीवित रोबोट, सी एक जीन अभियांत्रिकी तकनीक से निर्मित लाइफ बोट जैकेट, डी एक जीन अभियांत्रिकी तकनीक से बना अत्याधुनिक जैविक हथियार, ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है एक जीवित रोबोट, बी इज द करेक्ट आंसर। यूएसए के द्वारा पहला जीवित रोबोट बनाया गया है। एक अफ्रीकी मेढक होता है, जेनोपस लापिस नामक प्रजाति से बनाया गया है। इसका जो उपयोग है वो रेडियोधर्मी संदूषण की खोज करने में, महासागरों में जो माइक्रो प्लास्टिक है उसका जो कचरा जो होता है उसको इकट्ठा करने में ये उपयोग किया जाएगा। ये जीवित रोबोट बनाया उन्होंने। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 20वां, संचार उपग्रह GSAT-30। ठीक है, GSAT-30 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, मतलब कहाँ से इसको छोड़ा गया? ए श्रीहरिकोटा, बी फ्रेंच गुआना, सी तिरुवनंतपुरम, डी इसरो, इनमें से कोई नहीं। और समय अब समाप्त हुआ और सही उत्तर है बी फ्रेंच गुआना। फ्रांस के फ्रेंच गुआना से GSAT-30 छोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट 21वां, पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के मामले में किस ई कॉमर्स कंपनी पर आर्थिक दंड लगाया गया है? ए
फ्लिपकार्ट, बी अमेजन, सी फर्स्ट क्राई, डी स्नैपडील, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, उपरोक्त में से एक से अधिक चॉइस है। इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उन्होंने आर्थिक दंड लगाया है। ठीक है, ए और बी दोनों होता है, इसलिए ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैंकों के ऋण अधिस्थगन। ये ऋण अधिस्थगन का मतलब लोन जो पेमेंट नहीं हो रहे हैं अभी, जैसे लॉकडाउन पीरियड में अभी कह दिया गया कि आप लोन के लिए आप नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये अभी बैंकों को दबाव नहीं डालना है इस पीरियड में, तो ये अधिस्थगन कहलाता है लोन ऋण का। तो बैंकों के ऋण अधिस्थगन के प्रभावों के आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? ए राजीव महर्षि, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी राजीव कुमार, डी विनोद कापाड़िया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है राजीव महर्षि, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 23वां प्रश्न, किस राज्य ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत ग्राम विकसित करने की नीति बनाई है? ठीक है, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, बी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए देखिए संस्कृत पर बहुत जोर दिया जा रहा है, और यह मैंने आज आप लोग ये पढ़ रहे हैं, और ये नई शिक्षा नीति के तहत अभी आया है, और मैं शायद आज से 5 वर्ष पहले ही कह चुका था। ठीक है, कि ये नीति रही है, ये धीरे धीरे हम लोग को देखने के लिए मिलेगी, और आप देखने को मिल रही। ठीक है, नेक्स्ट, देश में पहली भांग की दवा परियोजना की स्थापना कनाडा के सहयोग से कहाँ की जा रही थी? ठीक है, जा रही है। ए बिहार, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर, डी असम, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अब बहुत सारी परियोजनाएं शुरू की जा रही है। जो हमारे गवर्नर अभी गए हैं मनोज सिन्हा जी, ये बहुत इफिशिएंट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं, ये बहुत बड़े इफिशिएंट व्यक्ति हैं, और हमको लगता है डेवलपमेंट्स के लिए बहुत काम करने वाले हैं। कल भी उन्होंने बहुत घोषणा की है, और ये डेवलपमेंट्स के वर्क से ही जम्मू कश्मीर को संभाला जा सकता है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने कितने धनराशि का ग्रीन बजट वर्ष 2020-21 में पेश किया? इस बार का जो बजट है उसमें ग्रीन बजट का हिस्सा है बहुत बड़ा। ए 9,874 करोड़ रुपया, बी 10,000 करोड़ रुपया, सी 12,000 करोड़ रुपया, डी 24,524 करोड़ रुपया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है 12,000 करोड़ रुपया, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12,000 करोड़ रुपया। और ये ध्यान में रखिएगा 9,874 करोड़ रुपया ये जल जीवन हरियाली पर रखा गया है। और ये भी आपको याद रखना है कि 3 वर्षों में ये जो जल जीवन हरियाली पर कितने खर्च होंगे इसका भी बजटीय प्रावधान कर दिया गया है। ये 3 वर्षों में
524 करोड़ रुपया, यानी डी जो चॉइस है वो होगा। और चूंकि इसमें 12 विभाग जो हैं ये इस योजना में अपनी पैसा लगा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, सारे विभाग मिल करके इस ग्रीन बजट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत इस बार जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.5 करोड़ पौधे लगाने का था, जिससे अधिक हम लोगों ने लगभग 3.7 के आसपास हम लोगों ने लगा दिया। 26वां प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन्हें कितनी धनराशि वृद्धावस्था पेंशन के तहत दी जा रही है? ए 400 रुपये, बी 500 रुपये, सी 600 रुपये, डी 800 रुपये, ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी 500 रुपये। ठीक है, 60 प्लस वाले जो व्यक्ति हैं, 60 से 80 के बीच में है, उनको 400 रुपये मिलेगा। ठीक है, और 80 से ऊपर, 80 और उस 80 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको 500 रुपये देने की बढ़ाया गया है इसमें। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा कितनी निर्धारित की है? ए 20 लाख रुपये, बी 28 लाख रुपये, सी 36 लाख रुपये, डी 38 लाख रुपये, ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी 28 लाख रुपये। प्रतिदिन 10,000 नगद से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, अधिकतम है ये राशि। 10,000 से ज़्यादा नगद आप खर्च नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के 28 लाख का खर्च लिखा गया है। देखिए, लोकसभा में याद कीजिए 74 लाख रुपये था एक लोकसभा के लिए, और ये विधानसभा की सीटों के लिए 28 लाख रुपये निर्धारित किए गए। अब आते हैं हम लोग 28वें प्रश्न पर। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी प्रदान की है? यानी कि जो पिटीशन दाखिल होगा वो और किस भाषा में होगा, ये निर्णय लिया है पटना उच्च न्यायालय ने। ए उर्दू, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी मगही, ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी मैथिली। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हो चुका है मैथिली, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न, बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? ए बोधगया, बी पटना, सी जमुई, डी दरभंगा, ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी पटना। पटना के राजेंद्र नगर में यह स्थापित हुआ है। बी होगा, मतलब ये शुरू हुआ है काम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, श्रेयसी सिंह जो महिला शूटर है, श्रेयसी सिंह को किस विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से सद्भावना दूत बनाया गया है? ए मानव संसाधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, बी समाज कल्याण, ठीक है, सी पंचायती राज, डी वित्त विभाग। और समय शुरू होता है। और इसका सही उत्तर है बी समाज कल्याण विभाग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों है। पोषण अभियान के लिए भी श्रेयसी सिंह को ही बनाया गया है, ये समाज कल्याण विभाग ने।
शशि सिंह को सद्भावना दूत बनाया। तो ये रहे हमारे 30 प्रश्न जो मेरी दृष्टि में बिहार के बीपीएससी के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। मैं ऐसा देखिए, मैं अगर कहूँ कि मैं बीपीएससी के लिए केवल तैयार कर रहा हूँ, ई ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान में रखो, ये करंट अफेयर्स हो, कोई भी जीएस का चीज हो, किसी विशेष के लिए नहीं होता कि एसएससी के लिए नहीं होगा और इसके लिए आईएएस के लिए होगा, फलाना के लिए होगा। जीएस की कोई सीमाएं नहीं है। एसएससी में तो और भी बड़े सीरियल वगैरह क्वेश्चन तो और स्टैंडर्ड होते हैं, तो आप इसको मत मान के चलिए। आप लोग को मैं ऊपर, ठीक है, बिहार के लिए इसलिए लिखा कि जो आप लोग ऊपर पे जो थंबनेल होता है ना, उसको बड़े मार करते, अब कोई कंटेंट्स खोल के देखना नहीं चाहते। तो ये सब ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रश्न जो है वो चाहे वो रेलवे का एग्जाम का है नहीं, ठीक है, उस सब में पूछे जाते हैं, बस पूछने के तरीके थोड़े अंतर हो सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई जीएस में कोई अंतर ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट डे अलग सेगमेंट के साथ मिलूंगा, संभवतः इकोनॉमी के साथ मिलूंगा। तो मैं विदा चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि आप लोग उससे ग्रुप के साथ जुड़ें और उसमें अपना भी योगदान दें। साथ साथ मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहता हूं कि एक पूरा अपना एक ग्रुप बने जो चले, अभी नहीं, प्रशासक बनने के बाद भी, और आप कंट्रीब्यूट करते रहें इस ग्रुप को, क्योंकि ये ग्रुप मेरा नहीं बल्कि ये ग्रुप आप लोगों का, विद्यार्थियों का ग्रुप। हम उसमें शामिल हैं, हम भी कुछ सीखते हैं। और मैं इस बात को भी कह दूं कि देखिए, मुझसे पॉलिटी में वो प्रश्न देखिए मुझसे छूट गया। शायद मैं उस समय हो सकता व्यस्त रहा, मैं पढ़ नहीं पाया। वो लोकसभा में 2 मनोनीत वाला वो विधेयक जो है उसको ला करके उस कानून को समाप्त कर दिया गया। अब ये मुझसे स्केप कर गया, हो सकता है मैं बहुत उस समय व्यस्त रहा हुआ, मैं देख नहीं पाया। अब मैं अपने ही दिमाग से बनाता हूँ प्रश्न, तो मैंने उल्टा भी नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया, और वो सही था। वो लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियन वाले पद थे वो समाप्त कर दिए गए। तो उसमें सदानंद ने सही बताया था और सुजीत ने भी सही कहा था। तो मैं सुजीत और सदानंद दोनों आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, या आपने भी मेरे ज्ञान में अभिवृद्धि की, इसके लिए आपको धन्यवाद। और चलिए, यही सजग विद्यार्थी की पहचान है। जब कभी ऐसा हो कि आपको कुछ लगे, आप अनडाउटली उस पर लिखें और हम लोग को क्लेरिफाई भी करें, और हम भी उसमें अगर होगा तो हम भी आपको क्लेरिफाई करेंगे। तो इसके लिए एक 2 वे टीचिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब बहुत जानता हूँ। हाँ, मेरे पास देने जितनी है मैं क्षमता उतनी मैं देने की कोशिश करता हूँ, और कुछ आपसे भी सीखता हूँ। सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। चलिए, धन्यवाद आप लोग का।